नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष वरुण सिन्हा हैं। आप एक काफ़ी कद्दावर व्यक्ति हैं, कानून के जानकार हैं और पंचायत परिषद पर हम आज चर्चा करेंगे। आखिर पंचायत परिषद है क्या और कब से पंचायत परिषद अपना कार्य कर रहा है और आखिर लोग पंचायत परिषद के बारे में ज़्यादा क्यों नहीं जानते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है सिन्हा साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले कि ये पंचायत परिषद है क्या, इसके बारे में ज़रा बताइए डिटेल से। सती जी, अखिल भारतीय पंचायत परिषद एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना लोकनायक जयप्रकाश नारायण और गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री मेहता जी ने मिलकर के इसका स्थापना किया था और 1956 में अखिल भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना हुई। और इस पंचायत परिषद की स्थापना करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि इस देश में किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाए और किस तरह से पंचायती राज्यों के लिए देश में क्रांति लाया जाए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इस देश में कायम किया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। और इन्हीं उद्देश्यों के साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बलवंत राय मेहता जी ने इसकी स्थापना की। आपको ज्ञात होगा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बलवंत राय मेहता जी थे और उनके मृत्यु के बाद इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकनायक जयप्रकाश नारायण बने और जीवन पर्यंत वो अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे। अखिल भारतीय पंचायत परिषद एक ऐसी सर्वमान्य पंचायतों की भी संस्था है कि जिसको भारत सरकार ने भी रिकॉग्निशन दिया, इनकी उसको मान्यता दी और भारत सरकार अखिल भारतीय पंचायत परिषद के साथ मिल करके इस देश में पंचायतों को कैसे सशक्त और किस तरह से इनको क्रियाशील बनाया जाए, उस दिशा में पंचायत परिषद एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की जयप्रकाश नारायण और बलवंत राय मेहता जी के नेतृत्व में। आपको याद होगा कि पंचायत को कैसे गति प्रदान किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति का भी गठन किया उनके नेतृत्व में। और बलवंत राय मेहता जी ने एक रिपोर्ट दी थी भारत सरकार को कि किस तरह से पंचायती राज संस्थाओं को इस देश में अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसके माध्यम से किस तरह से प्रजातंत्र को संपुष्ट किया जा सकता है। इन सारे विषयों पर, पंचायत के अधिकारों पर, पंचायत के कर्तव्यों पर और किस तरह से पंचायत के माध्यम से देश के आम जनता तक केंद्र की सत्ता पहुंच सकती है, राज्यों की सत्ता पहुंच सकती है, इस विषय में एक बृहत रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को सौंपा। यही कारण है कि भारत सरकार ने पंचायत परिषद को एक मान्यता प्रदान की और जितने भी राज्य इस देश में हैं सभी राज्यों ने उसको मान्यता प्रदान की थी। उनके बजट में किस तरह से पंचायत परिषद को संचालित करने के लिए धन मुहैया करा जाए, इसका बजट में प्रावधान होता था। और इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को संपुष्ट करने में, पंचायती राज संस्थाओं को गति देने में अखिल भारतीय पंचायत परिषद की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। इसका बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ये जो जब से त्रिस्तरीय पंचायत का गठन होने लगा, अब तो इसका काफ़ी विस्तार हो गया है, तो अब भी क्या आपकी संस्था पंचायत परिषद ये प्रासंगिक है? देखिए, अखिल भारतीय पंचायत परिषद 1950 के दशक में भी काफ़ी मान्यता प्राप्त थी, पंचायतों में इसकी मान्यताएं थीं और आज भी यह एक ऐसा संस्था है जो पंचायतों का दिशा निर्देशन, मार्ग प्रशस्तीकरण का काम करती है। पंचायतों को यह पता आज के तारीख में नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या संवैधानिक अधिकार है। उनको यह पता नहीं है कि पंचायत के जो चुने हुए पदाधिकारी गण हैं उनके पास क्या संवैधानिक और स्टैट्यूटरी पावर्स हैं और वो एक लोकल यूनिट की सरकार की तरह काम उनको करना चाहिए। इस बात की जानकारी अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में किसी पंचायत को नहीं है। तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद सेमिनार के माध्यम से अपने मैगजीन, जो पंचायत संदेश नामक मैगजीन है, उसके माध्यम से और पूरे देश में
गोष्ठी आयोजन करा करके ये जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको एक तरह से प्रशिक्षित करती है कि आपका कर्तव्य क्या है। आप एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तरह आपको किस तरह फंक्शन करना है और उस मार्ग में जो भी अड़चनें आती हैं कानूनी, उसको दूर करने का काम अखिल भारतीय पंचायत परिषद करती है। तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद आज से 40 साल पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है और आगे भी प्रासंगिक बनी रहेगी। कितने राज्यों में सर आपका ये संगठन काम कर रहा है अभी? सती जी, मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो यूनिट्स हैं इस देश में जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों में इसकी यूनिट्स हैं जी। अगर आप अरुणाचल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको अखिल भारतीय पंचायत परिषद का यूनिट मिलेगा। आप जब लक्षद्वीप में जाएंगे तो वहाँ भी इसका आपको यूनिट मिलेगा। और वेस्ट बंगाल में तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और हमारे जो संस्थापक महासचिव थे वो वेस्ट बंगाल से ही थे, माननीय सेन। तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जो स्वरूप है ये राष्ट्रीय स्तर पर है। हर राज्य में हमारी व्यापकता है, हर राज्य में हमारा कार्यक्रम चलता है और हर राज्य से जो प्रतिनिधि हैं हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्य हैं। लेकिन जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं है, यही कही कि जो वहाँ पर पंचायतें हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी नहीं। जैसे मेरे राज्य में उत्तराखंड से आता हूँ जी, वहाँ पंचायत परिषद के बारे में बहुत कम जानकारी है। देखिए, एक दुर्भाग्य रहा है कि जब तक माननीय बलवंत राय मेहता और जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व प्रदान किया तब तक इस संस्था का समझिए कि वो स्वर्णिम पीरियड था। हमारे जो लास्ट जो काफ़ी चर्चित अध्यक्ष थे प्रोफेसर लाल सिंह त्यागी, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे, तो 90 के दशक तक इस संस्था का नाम बहुत ज़्यादा था। लेकिन सन 1990 के बाद आपस में कुछ बाधाएं उत्पन्न होने लगी, यह कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ने लगा और अंततोगत्वा क्या हुआ कि भारत सरकार को भी दुविधा होने लगी कि हम किस ग्रुप को मान्यता दें, किस ग्रुप को नहीं। तो भारत सरकार भी चुप हो गई। जो पंचायत परिषद के कार्यक्रम चल रहे थे राज्यों में, उस पर भी एक तरह से लगाम लगने लग गया, उस पर भी व्यवधान उत्पन्न होने लगा। तो ऐसी सूरत में आप देखेंगे कि 1990 के बाद के जो जनरेशन्स हैं पंचायतों में, उनको इसके प्रेजेंस के बारे में बहुत कम जानकारी है जी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में इसके जितने भी व्यवधान थे, जो कानूनी अड़चन में यह संस्था फंसा हुआ था, वह अब लगभग दूर हो गया है और अब जो ये संस्था है फिर लोगों के बीच में जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 महीने पहले जी। भारत सरकार के जो कृषि मंत्री हैं माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके साथ भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद सिंह, उनके नेतृत्व में बैठक हुई और उसके बाद जो एक पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात जी। भारत सरकार अखिल भारतीय पंचायत परिषद के साथ कर रही है जी। और अखिल भारतीय पंचायत परिषद भी सिद्धांत रूप में तैयार हुई है कि उनका जो हेडक्वार्टर है मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में जी। वहाँ उनको ज़मीन मुहैया करा करके पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर स्थापित की जाए जी। भारत सरकार के जो पंचायती राज के जो सचिव हैं उनके साथ भी इनके डेलीगेशन की बैठक हुई है और तो इस तरह से भारत सरकार के साथ भी अभी चल रहा है। और भारत सरकार ने माननीय वाल्मीकि सिंह जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपने पंचायती राज की एक जो एपेक्स बॉडी है उसका सदस्य बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो इससे स्पष्ट होता है कि पंचायती जो अखिल भारतीय पंचायत परिषद एक कितना अहम संस्था है, जिसको मान्यता आज भी भारत सरकार दे रही है। सर, बीच में कुछ मुकदमेबाजी जो इसमें हुई थी, तो दूसरे गुट और वाल्मीकि प्रसाद सिंह जी का जो उस वक्त गुट था, तो उसमें अब जो झगड़े थे खत्म हो गए हैं? बिल्कुल, चूँकि कर्कटडुमा अदालत का फैसला आ चुका है। पहले जो दूसरे गुट में थे सुबोध कांत सहाय, जो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और वो 2003 से उन्होंने यह कहना शुरू किया कि मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
वाल्मीकि प्रसाद सिंह का जो ग्रुप था वो उसका प्रतिकार करते आया। अल्ततोगत्वा ये जो सुबोध कांत सहाय का ग्रुप है वह कोर्ट में गया, लेकिन कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। जी। तो आज के डेट में कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है। वाल्मीकि प्रसाद सिंह कोर्ट के फैसले के आधार पर एक लीगली इलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सुबोध कांत ग्रुप की अब कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूजन एक क्रिएट करने की जो बात पहले थी उनका प्रयास अभी भी है, लेकिन उन्होंने अदालत के उस फैसले को चैलेंज नहीं किया है। तो अब वह समाप्त हो चुका है जो भी विवाद था आपस में, और आज के डेट में वाल्मीकि प्रसाद सिंह इसके सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, ये जो पंचायत परिषद है इसका जो पुराना भवन मयूर विहार में था जी, तो अब वहाँ पर लोग बैठक करने लगे हैं। बिल्कुल, वहाँ पर जो भवन 2 पार्ट में है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और एक गेस्ट हाउस। तो आप देखेंगे इंटायर गेस्ट हाउस का जो एरिया है वो वाल्मीकि सिंह उसमें वहाँ से अपना प्रबंध चलाते हैं, उनका कार्यालय चलता है, उनका आवास भी वहाँ है। और चूँकि एक छोटा सा कानूनी अड़चन है एसडीएम का आदेश, उस आदेश को वाल्मीकि सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उस आदेश का भी चूँकि जो करकटडुबा का फैसला आया उसके आधार पर कोरोना काल की वजह से वहाँ पर वो आदेश हम लोग नहीं दे पाए, तो हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी वाल्मीकि प्रसाद सिंह के ही कब्जे में आएगा, और लेकिन वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद। जी। तो पंचायत परिषद किस तरह से ट्रेनिंग देगी जो पंचायतें हैं, या खासकर यूपी में हम देखते हैं, कई राज्यों में हम देखते हैं कि प्रधान पति काम करते हैं, या प्रधान या कह लीजिए कि ब्लॉक प्रमुख अगर महिला हैं तो उनके पति काम करने लगते हैं, या जिला पंचायत में डमी अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वहाँ पर उनके पति काम करते हैं। तो ये ट्रेनिंग के जरिए ये महिलाओं को या जो उन अधिकारियों को, या ये कह लीजिए कि इसमें चेंज आने की उम्मीद है। बिल्कुल, आपने सती जी बिल्कुल सही कहा कि जो महिलाओं को जो आरक्षण मिला है पंचायती राज संगठनों में, संस्थाओं में, उसका बहुत हद तक दुरुपयोग उनके पति के माध्यम से किया जाता है। यह आपका प्रश्न अक्षरशः सही है, और पंचायत परिषद इस विषय में आवाज़ उठाती रही है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चूँकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पार्ट हैं और वो अपने अधिकारों को अपने किसी सगे संबंधी के पक्ष में डेलीगेट नहीं कर सकते, चूँकि यह विशुद्ध रूप से सरकारी अधिकार है, सरकारी पावर है, जुरिस्डिक्शन है, और उसका इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो ट्रेनिंग जो पंचायती राज संस्थाओं को अखिल भारतीय पंचायत परिषद देती है, वह इसे यही शिक्षित करती है कि आप अपने संवैधानिक और स्टैट्यूटरी पावर्स को समझो। आप में यह क्षमता होनी चाहिए कि हमें किस तरह से पब्लिक के कॉज को एड्रेस करना है, किस तरह से हमें इन संस्थाओं को संचालित करना है, उनको गवर्न करना है, किस तरह से संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना है। सबसे पहली बात है कि हर चुना हुआ प्रतिनिधि पहले यह समझे कि राज्य सरकार के जो पदाधिकारी, उदाहरण के तौर पर ब्लॉक में बीडीओ सीओ का जो पोस्टिंग होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सर्किल ऑफिसर, वो एक तरह से पंचायती राज संगठनों को वो ओवर रूल करते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो खुद को अपना सबऑर्डिनेट समझते हैं उन सरकारी पदाधिकारियों का, जबकि कानूनन और संवैधानिक दृष्टि से ये गलत अप्रोच है। एक चुना हुआ जो ब्लॉक प्रमुख होता है पंचायती राज संस्थान का, सीओ या बीडीओ उसके मातहत काम करते हैं। सीओ या बीडीओ सबऑर्डिनेट हैं ब्लॉक प्रमुख के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को अपना अधिकार पता नहीं है कि वो किस तरह से आदेशित करे बीडीओ और सीओ को अपने पंचायती राज संगठन के कार्यों को अंजाम देने के लिए। इस बात की समझदारी, इस बात की जानकारी ब्लॉक प्रमुख को होना चाहिए। ठीक उसी तरह से पंचायत में जो ग्राम प्रधान होते हैं या मुखिया कुछ राज्यों में कहे जाते हैं, या कुछ राज्यों में उनको सरपंच कहा जाता है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो सरकारी पदाधिकारी है, राज्य सरकार के पदाधिकारी या जिला
में जो पदाधिकारी होते हैं वो उनके मातहत आते हैं, जी। वो आदेशित करेंगे उन पदाधिकारियों को, न कि वो पदाधिकारी आदेशित करेंगे इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। तो ये जो एक बहुत बड़ा फर्क है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से हम उनको बताते हैं कि वो आपके अंदर आते हैं, आप उनके अंदर नहीं आते हो। इसलिए आप आदेश पारित करो और आपके आदेश का पालन करना उनका परम कर्तव्य है, संविधान और स्टैट्यूट के तहत। जी। जो पंचायती राज एक्ट है, उस एक्ट में भी क्लियर कट प्रावधान है कि सीईओ, बीडीओ या अन्य पदाधिकारी जो ब्लॉक के होते हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधि के मातहत आते हैं। आप देखेंगे जब अविश्वास प्रस्ताव आता है ब्लॉक प्रमुख को हटाने के लिए, जी। तो कानून में लिखा हुआ है पंचायती राज एक्ट में कि अविश्वास प्रस्ताव को रिकॉर्ड पे लेना और उसका चुनाव जो भी प्रक्रिया है उसको आदेश करने का अधिकार ब्लॉक प्रमुख को है। लेकिन बजाय ब्लॉक प्रमुख के बहुत सारे जगहों पे बीडीओ साहब जो हैं वो उसको अप्रूव करते हैं और वो डेट फिक्स करते हैं। यानी कि ब्लॉक प्रमुख का जो अधिकार है उसमें बीडीओ सीईओ का इंटरफेरेंस होता है, जी। जो कि सरासर अन्यायपूर्ण है, गलत है और असंवैधानिक है। जी। तो जो अधिकार ब्लॉक प्रमुख का है वो तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद ट्रेनिंग के माध्यम से एक्सपर्ट, आप अब जानेंगे कि कौन ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो जब वो ट्रेनिंग देते हैं तो हम पंचायती राज मंत्रालय के बड़े पदाधिकारियों को बुलाते हैं, उसमें सचिव स्तर के पदाधिकारी आते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर जो पंचायत में काम करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो दूसरे ही स्वयंसेवी संस्थाओं के क्यों ना हों, लेकिन अगर उन्हें पंचायतों की गहरी जानकारी है तो हम उन्हें बुला करके ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी फ्रूटफुल प्रशिक्षण होता है और इससे काफ़ी लाभ होता है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको। अच्छा सर, जो आपकी संस्था है पंचायत परिषद, क्या इसको कानूनी अधिकार भी है, ये कानूनी संस्था भी है या सिर्फ एक पुराना एनजीओ इसे कहा जाए? नहीं, जो आप अगर कहें तो इसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है संविधान या पंचायती राज एक्ट के तहत। यह एक स्वयंसेविक संस्था है, लेकिन इस संस्था के क्रियाकलाप को देखते हुए भारत सरकार जब भी पंचायती राज स्तर का बड़ा कार्यक्रम करता है या राज्य सरकारें करती हैं तो अखिल भारतीय पंचायती परिषद के पदाधिकारियों को उसमें आमंत्रित किया जाता है, उनके व्यूज़ को जाना जाता है और उन पर गौर करके भारत सरकार फिर उस तरह से अपनी पॉलिसी बनाती है पंचायतों के मुतल्लिक। जो आपकी संस्था है अखिल भारतीय पंचायत परिषद, क्योंकि राज्य सरकारें कभी भी नहीं चाहती हैं कि जो दूसरी बॉडीज़ हैं वो उनका हस्तक्षेप बढ़े, और सभी राज्यों में हमने देखा है कि पंचायतें एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम तो जरूर कर रही हैं लेकिन उनको अधिकार उतने पता भी नहीं है। तो ऐसे में जब आपका संगठन राज्यों में नए संगठन खड़े करेगा या फिर से इसको बॉडी तैयार होगी तो राज्यों से कॉपरेशन मिलने की उम्मीद है इसमें? देखिए सतीश जी, सबसे पहले तो ये देखें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राज्य सरकारें हैं वो नहीं चाहती हैं कि पंचायती राज संस्थाएं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में फले फूले, क्योंकि राज्य सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उसमें से 23 एग्जीक्यूटिव पावर्स संविधान के सूची 11 के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया गया है और उन 23 सूत्रीय जो कार्यक्रम है उसमें फिनांस का भी मामला है। पंचायतों के अंदर इंडस्ट्री प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, ये सारा अधिकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दिया गया है। अगर वित्तीय अधिकार बिहार सरकार से लेकर के पंचायत के मुतल्लिक अगर पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया जाता है तो राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। डायरेक्ट फंड केंद्र सरकार अगर पंचायतों को देती है 23 सूत्रीय कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तो राज्य सरकार के पास फंड भी नहीं पहुंच पाएगा केंद्र का।
तो इसीलिए राज्य सरकारें, चाहे वो जिस किसी भी राज्य की हों, जी नहीं चाहती हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में जी पंचायती राज संस्थाएं विकसित हों। जी और यही वजह है कि वो अपने सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकारें, चूँकि पंचायती राज एक्ट जी हर राज्य को पावर है अपने, वो चूँकि स्टेट लिस्ट में है तो बना सकते हैं। जी तो जब वो कानून बनाते हैं तो उसमें रूल्स मेकिंग पावर राज्य सरकार की है। जी और जब रूल बनाते हैं या कानून में अमेंडमेंट करके वो अपने पदाधिकारियों को वहाँ सशक्त करना चाहते हैं, जी ताकि वित्तीय अधिकार, उनके पास है। ट्रेड का अधिकार जो है वो राज्य सरकार ही संचालित करती रहे। जी लेकिन इस तरह का कोई भी कानून जो बनेगा या है वो असंवैधानिक है, क्योंकि भारत का जो 73वां और 74वां संशोधन था, जी उस संशोधन के माध्यम से ये सारे 23 पावर संविधान के जी वो प्रदत्त किए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। जी इसलिए पंचायती राज संस्थाएं बलवती हों, फूलें फलें, सशक्त हों, इस दिशा में पंचायत परिषद काम कर रही है। जी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि बिहार में पंचायत राज चुनाव ड्यू था अप्रैल महीने में, लेकिन उसको राज्य सरकार एक अपने आदेश से उस चुनाव को स्थगित करके आगे का भी कोई डेट तय नहीं हुआ है। इस बात को चैलेंज किया गया है पटना हाई कोर्ट में जी कि यह एक संवैधानिक संस्था है, इस संवैधानिक संस्था का चुनाव भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली के लीडरान का होता है। जी तो इनका क्यों नहीं किया गया? जी और नहीं किया गया तो इस पीरियड में जब तक अगला चुनाव नहीं होता है, जी जिनका समय समाप्त हो चुका है, तो केयर टेकर सरकार की तरह क्या व्यवस्था बनाई गई है? तो सरकार ने, बिहार सरकार ने व्यवस्था बनाया है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसी में से हम एक केयर टेकर कमेटी बना करके चलवाएंगे। जी लेकिन वहाँ भी उन्होंने अपने सरकारी पदाधिकारी यानी बीडीओ और सीओ को सम्मिलित कर दिया है उस केयर टेकर कमेटी में, जी जिसको कि चैलेंज किया गया है पटना हाई कोर्ट में कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 5 साल की अवधि है तो 5 साल की अवधि पूर्ण होने से पहले जी जिस तरह से लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, इनका भी चुनाव हो जाना चाहिए। जी और अगर किसी कारण बस विशेष परिस्थिति में नहीं होता है जी तो सरकारी पदाधिकारी को केयर टेकर के रूप, गवर्नमेंट के रूप में नहीं बनाना चाहिए। जी वो चुने हुए प्रतिनिधि में से ही आपको केयर टेकर लेकर के आगे चलना होगा। जी आप किसी सरकारी पदाधिकारी को नहीं बना सकते। जी तो इन सारी बातों को लेकर के पंचायत परिषद आंदोलनरत है और अपनी बातों को हर फोरम पे रख रही है, उसका लाभ भी पहुंच रहा है। जी सर, एक सवाल मेरे मन में और आता है, वो ये कि जब सरकारें, खासकर राज्य सरकारें, ये नहीं चाहती हैं कि पंचायतें मजबूत हों, तो वो जो आपका पंचायत परिषद है तो उसको क्यों पनपने देगी वो? देखिए, अखिल भारतीय पंचायत परिषद हमेशा जी सरकार के पॉलिसी, सरकार को सलाह देती है जी और सरकार की जो पॉलिसी होती है अगर वो पंचायत के हित में है तो उसको किस तरह से लागू कराया जाए, इस दिशा में भी काम करती है। तो अखिल भारतीय पंचायत परिषद कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, जी ये एक ऐसी संस्था है जो एक समन्वय स्थापित करती है जी पंचायत और सरकार के बीच में, जी और समन्वय ऐसा कि पंचायती राज संस्थाएं जो है उसे सशक्त हों, जी वो भली भांति संविधान के मुताबिक कार्य कर सकें। जी इसीलिए हमारा कोई टकराव सरकार से नहीं है। जी हम तो सरकार को भी मदद करते हैं और इन पंचायती राज संस्थाओं को भी मदद करते हैं कि जो पंचायती राज संस्था का जो उद्देश्य है जी संविधान में, उसको कैसे पूर्ण किया जाए। तो पंचायत, अखिल भारतीय पंचायत परिषद का टकराव सरकार से कहीं भी नहीं है। जी ये जो पंचायत, आपका अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, जब इसका फिर से पुनर्गठन आप लोग करना चाह रहे हैं तो क्या सभी राज्यों में अगले 2-3 वर्ष में इसको पुनर्गठित कर दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वाल्मीकि प्रसाद सिंह और हमारे पंचायत परिषद के, मैं आपको बता दूं, जो प्रमुख संरक्षक हैं वो माननीय नितिन गडकरी जी हैं। ओके।
तो माननीय नितिन गडकरी जी का भी निर्देश इस संस्था को बराबर समय समय प्राप्त होते रहता है और उनके निर्देशन में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो सारे राज्यों में किस तरह से अखिल भारतीय पंचायत राज परिषद की इकाइयों को संपुष्ट बनाया जाए उस दिशा में निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में अपना टीम बनाया है, उत्तर प्रदेश में हमारी टीम है, अभी हम लोग आंध्र प्रदेश में भी बना रहे हैं, बिहार में भी हमारी टीम है, असम में भी हमारी टीम है, वेस्ट बंगाल में अभी हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे वहाँ बनाया जाए, मध्य प्रदेश में भी हमारी टीम है। तो इस तरह से हम लोग हर राज्य में लगे हुए हैं और काम चल रहा है। हिमाचल में भी हमारी अच्छी टीम है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, राज्य सरकारों की तरफ से मैंने सुना कि जैसे जो प्रदेश के कन्वीनर वगैरह होते हैं आपके, उनको कई बार राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, ऐसा किसी स्टेट में हुआ है? बिल्कुल सही बात है। कुछ राज्य में, जैसे आप जब गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में जो हमारा अध्यक्ष होता है वो बिल्कुल उसको स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है और वो जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वही हमारा वहाँ अध्यक्ष होता है। उसी तरह से कर्नाटक में आप जाएंगे तो कर्नाटक में हमारे अखिल भारतीय पंचायत परिषद का जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ के पंचायती राज मंत्री होते हैं जी। तो आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि वो जब वहाँ का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हमारे सिटिंग जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, तो किस तरह से इस संस्था को इज्जत सरकारों में भी मिलती है जी। तो आप लोगों की कोशिश रहेगी कि जिन राज्यों में मंत्री या चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं बनता है, जहां आप अपने स्तर से लोकल से या स्थानीय आदमी इसका अध्यक्ष होगा या प्रभारी होगा, तो उनको भी मंत्री स्टेटस मिले, वो हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश रहेगी, वो प्रयास करेंगे ताकि जनता में भी एक विश्वास बनेगा कि ये एक संस्था बड़ी है और ये जो बात कह रहे हैं ये सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सिन्हा साहब, आपसे बहुत सारी बातें हुई और पंचायत परिषद को लोग भी जानेंगे आपके जरिए। जी, थैंक यू।